दिस इज स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का पार्ट 3। देखो इस चैप्टर की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और 90% हमारा ये चैप्टर कवर है। तो आज बचा कुचा 10% करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। प्लस अगर अभी तक आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का लिंक गिवन है, पहले वो दोनों वीडियोस देखो, देन इस वीडियो पर आना ताकि चीजों को रिलेट कर सको। और जब तीनों पार्ट्स कवर कर लो तो इस चैप्टर की एमसीक्यू की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तीनों पार्ट्स को कवर करके एमसीक्यूज करना, एमसीक्यूज लगाना। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हमेशा कमेंट्स को आंसर करती हूँ, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो एक बार शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया और क्या हमें आज पढ़ना है। देखो सबसे पहले है बीओपी का मीनिंग कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स। तो बीओपी के 3 कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। अब इस चैप्टर की पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे, बीओपी का मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स और करंट अकाउंट डिटेल के अंदर। फिर इस चैप्टर की पार्ट 2 वाली वीडियो के अंदर आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। तो 90% हमारा ये चैप्टर ऑलरेडी कवर है। अब आज हमें मेन क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, कि बीओपी कब हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, कब डिसइक्विलिब्रियम में होता है। सेकंड हम लोगों को देखना है बीओपी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो बीओपी अकाउंट्स हैं ये क्या शो करते हैं। तो ये 2 मेन चीजें हम लोगों को पढ़नी है। बट ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डिफरेंसेस करवाऊंगी ताकि आपका ये जो पुराना है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या है, ऑफिशियल रिजर्व्स क्या है, ये पूरा रिवीजन हो सके। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, देन डिफरेंस देखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड में और करंट अकाउंट बीओपी में, देन डिफरेंस देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में और बैलेंस ऑफ ट्रेड में, फिर आएंगे हमारे टॉपिक पर इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब देखो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास में है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। देखो बीओपी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और थर्ड है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहले तो रिवाइज करते हैं बीओपी क्या होता है। देखो हमारी कंट्री दुनिया की दूसरी कंट्रीज के साथ में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करती है। हम लोग अगर उन कंट्रीज को कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनसे इंपोर्ट भी करते हैं। हम लोग दूसरी कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। कभी हम लोग उन कंट्रीज से कुछ बोरोइंग्स करते हैं तो कभी दूसरी कंट्रीज हमसे पैसा बोरो करती हैं। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारी कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये एक अकाउंट्स का स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लोग हमारी कंट्री के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई कितनी हमारे पास में फॉरेन करेंसी आई और कितनी फॉरेन करेंसी गई। वो सारे ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड करे जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। कुछ इस तरह का ये स्टेटमेंट होता है। 2 साइड इसके अंदर होती हैं। एक साइड पर हम लोग हमारे वो ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं जिनकी वजह से हमारे पास में फॉरेन करेंसी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग वो ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं जिनकी वजह से फॉरेन करेंसी जा रही है। तो समझ में आगे भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता क्या है। अब इसके 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास में, एक है करंट अकाउंट, सेकंड है कैपिटल अकाउंट और थर्ड है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखो करंट अकाउंट के अंदर हम लोग वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हमारी कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दूसरी कंट्री के साथ में हम जितने भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे असेट्स और लायबिलिटीज के अंदर कोई चेंज नहीं आता। ना तो हमारे असेट्स या लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे, ना हमारे असेट्स या लायबिलिटीज डिक्रीज होंगे। असेट्स का मतलब क्या होता है, नॉन कॉमन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। वहीं लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, उधार ले रखा है दूसरे देशों से। तो करंट अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शंस आते हैं हमारी कंट्री के दूसरी कंट्रीज के साथ में जिनकी वजह से हमारे असेट्स और लायबिलिटीज के अंदर कोई इंक्रीज या डिक्रीज देखने को नहीं मिलता। वहीं कैपिटल अकाउंट के अंदर वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं हमारी कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिनकी वजह से हमारे असेट और लायबिलिटी की स्टेटस में चेंज आता है। या तो हमारे असेट्स या लायबिलिटी में से कोई चीज इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट की दोनों में डिफरेंस क्या है। सेकंड बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कि इसके अंदर क्या आता है और इसके अंदर क्या आता है। देखो अगर हम लोगों ने गुड्स का एक्सपोर्ट करा है या गुड्स का इंपोर्ट करा है, किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर। वहीं अगर हम लोगों ने सर्विसेज का एक्सपोर्ट करा है या फिर सर्विसेज का इंपोर्ट करा है, किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में। अच्छा यहाँ एक चीज और बताती हूँ, सर्विसेज 2 तरह की होती है। एक सर्विस होती है हमारी फैक्टर सर्विसेज, कौन सी सर्विस, फैक्टर सर्विस। और दूसरी सर्विस होती है हमारी
नॉन फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, फैक्टर सर्विसेज क्या है? देखो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप किसी का लैंड यूज कर रहे हो तो आपको बदले में क्या देना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। सेकंड क्या है? लेबर। लेबर को क्या पे करते हैं? या तो उसकी सैलरी या फिर उसकी वेजेस। थर्ड आता है कैपिटल। अगर किसी ने हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो उस कैपिटल पर हम लोग क्या पे करेंगे? उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। और लास्ट है एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस को चला रहा है, जिसका दिमाग है, उसे क्या देते हैं? प्रॉफिट। तो ये 4 चीजें क्या है? ये है फैक्टर सर्विसेज। वहीं इनके अलावा अगर हम कोई भी दूसरी सर्विस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूएस से टीचर की फैसिलिटी ली, या फिर बैंकिंग सर्विसेज ली, इंश्योरेंस की सर्विसेज ली, लॉयर की फैसिलिटी ली, सीए की सर्विस ली, तो वो सारी की सारी सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती हैं? नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में दोनों सर्विसेज आती हैं, फैक्टर सर्विसेज भी और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी। थर्ड है करंट ट्रांसफर्स। देखो करंट ट्रांसफर्स कौन से ट्रांसफर्स हैं? ये हैं वन साइडेड ट्रांसफर्स, एक तरफा ट्रांसफर्स होते हैं, इन्हें यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी कहते हैं। डिफरेंस समझना, अगर किसी दूसरी कंट्री ने हमें कुछ डोनेशन दे दी, कुछ ग्रांट्स दे दिए, कुछ गिफ्ट्स दे दिए, तो ये क्या है? करंट ट्रांसफर्स है, वन साइडेड ट्रांसफर्स है। वो कंट्री हम लोगों से बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, या फिर हम लोगों ने किसी दूसरी कंट्री के अंदर कोई नेचुरल हजार्ड्स आ गए, हम लोगों ने कुछ डोनेशन कर दी, तो ये एक वन साइडेड ट्रांसफर है, हम लोग बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इस तरह के ट्रांसफर्स को बोला जाता है करंट ट्रांसफर्स। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सपोज गुड्स, तो अगर हमारे पास से गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मतलब गुड्स जा रहे हैं, बदले में फॉरेन करेंसी आएगी। अगर हम लोग गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी जाएगी। ये कैसे ट्रांजेक्शन है? टू साइडेड, दोनों तरफ से लेना देना हो रहा है, बाइलेटरल ट्रांजेक्शन है। वही करंट ट्रांसफर्स कौन से हैं? वन साइडेड ट्रांजेक्शन है। तो समझ में आ गया कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या क्या आते हैं? गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट, और साथ में करंट ट्रांसफर। सर्विसेज दोनों आती है हमारी, फैक्टर सर्विसेज भी और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी। वहीं अगर हम कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स की बात करें कि इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें एक तो आती है बोरोइंग्स। हम लोगों ने सपोज दूसरी कंट्री से पैसा बोरो करा, अगर हम लोग पैसा बोरो करेंगे मतलब हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। सेकेंड आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सपोज हम लोगों ने यूएस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमारे असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो ट्रांजेक्शंस आते हैं जिनकी वजह से हमारे असेट्स या लाइबिलिटी के अंदर कोई इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है। एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डेट, ये सब कुछ पढ़ रखा है हम लोगों ने पार्ट 2 वाली वीडियो के अंदर, तो आप लोग वहां से डिटेल में पढ़ सकते हो। ये सारे ट्रांजेक्शंस आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर। थर्ड है हमारे पास में इंपॉर्टेंस, कि भाई करंट अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है और कैपिटल अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इट शोज आर नेट एक्सपोर्ट्स विच इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। करंट अकाउंट हमें बताता है कि हमारे नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं, जो कि एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देखो नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। मैं कहती हूं हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स करे 1100 के और इंपोर्ट्स करे हम लोगों ने 1000 के, तो ये जो डिफरेंस आया 100, ये 100 क्या है? हमारे नेट एक्सपोर्ट्स हैं। और ये नेट एक्सपोर्ट एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप लोगों को याद हो, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमें करंट अकाउंट से पता चलता है कि हमारे नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं। इट रिवील्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम के अंदर निकालते थे ना एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसका पता भी हमें करंट अकाउंट से चलता है। कैसे चलता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दूसरी कंट्री से पैसा आया 1100, इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फीफा। वही हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज को पैसा दिया कितना? 1000। ये क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी कि फीटा। अगर इस फीफा में से मैं फीटा को माइनस कर दूं तो मुझे पता चलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि कितना आएगा? 100। इसका पता भी मुझे कैसे चलता है? करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस इंपैक्ट आर लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो करंट अकाउंट है कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारा आउटपुट और हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी इफेक्ट होता है। कैसे होता है? सपोज मैं कहती हूँ हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं मतलब हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज होगा। तो समझ में आया, जो करंट अकाउंट है ये हमारे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के लेवल दोनों पर इंपैक्ट डालता है। अब कैपिटल अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या शो करता है हमें? हायर बोरोइंग शोज आर बैकवर्डनेस एंड डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमें
हमारे कैपिटल अकाउंट से पता चलता है कि हमारी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारी कंट्री बैकवर्ड है और कहीं ना कहीं हम लोग दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, हमारी डिपेंडेंसी शो करता है। Larger the foreign investment points to high market potential in the economy, whereas less foreign investment means less market potential. अगर foreign investment ज्यादा है, अगर दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में पैसा अच्छे से इन्वेस्ट कर रही हैं, इसका मतलब हमारा मार्केट पोटेंशियल अच्छा है, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, तभी दूसरे देश हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है, दूसरे देश हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब कहीं ना कहीं हमारा मार्केट पोटेंशियल कम है, हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं कर रही कि दूसरे देश हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करें। थर्ड है, ये करंट अकाउंट नहीं है, ये क्या है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस डज नॉट कॉज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जिस तरह से ये डायरेक्टली हमारी कंट्री के आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करता है, ये हमारी कंट्री के आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डालता, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। तो समझ में आ गया करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, जिसके अंदर हम लोग हमारे वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी कंट्री के असेट या लायबिलिटी के स्टेटस को चेंज नहीं करते। वहीं कैपिटल अकाउंट में हम लोग वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जिनकी वजह से हमारे असेट्स या लायबिलिटी या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। अब सेकेंड डिफरेंस आता है हमारे पास में, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बीओपी। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ समझाती हूँ, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि करंट अकाउंट के अंदर आता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फर्स्ट क्या आता है हमारा यहाँ पर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स कैन बी सीन क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो तो वो बाउंड्री को क्रॉस होते हुए दिखेंगे, वो टैंजिबल चीजें हैं, फिजिकल चीजें हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है विजिबल आइटम्स। क्या कहते हैं, विजिबल आइटम्स। तो पहली चीज हम लोग क्या दिखाते हैं हमारे करंट अकाउंट के अंदर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकेंड हम लोग क्या दिखाते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या दिखाते हैं, सर्विसेज दिखाते हैं। सर्विसेज में दोनों सर्विसेज आ जाती है हमारी, फैक्टर सर्विसेज भी आती हैं और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आती है। अभी पीछे मैंने बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को जो बदले में दिया जाता है उसे बोला जाता है फैक्टर सर्विसेज। और उसके अलावा जो भी कोई सर्विस है, डॉक्टर की सर्विस, बैंक की सर्विस, इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस, सारी सर्विसेज किसके अंदर आती हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर। अगर आप सर्विस ले रहे हो या सर्विस दे रहे हो तो इसे देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ फील किया जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है इनविजिबल। क्या कहते हैं, इनविजिबल आइटम। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, इनविजिबल आइटम। थर्ड आता है हमारा यहाँ पर क्या, करंट ट्रांसफर्स। क्या, करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स क्या है, ये वन साइडेड पेमेंट है। हम लोगों ने दूसरे देशों को कुछ डोनेशन दे दी, कुछ ग्रांट्स दे दिए पैसे की फॉर्म में, या फिर दूसरे देशों ने हम लोगों को कुछ ग्रांट्स दे दिए, कुछ डोनेशंस दे दिए। इन करंट ट्रांसफर्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, ये भी क्या है, इनविजिबल है। क्या है, इनविजिबल है। इसे इनविजिबल कहते हैं क्योंकि वन साइडेड ट्रांसफर्स है। तो ये हो गए हमारे इनविजिबल आइटम। समझ में आया। अब देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है और करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, ध्यान से समझना। सपोज मैं कहती हूँ हम लोगों ने गुड्स का एक्सपोर्ट करा, कितने रुपए के गुड्स एक्सपोर्ट करें हम लोगों ने, 500 के। वहीं हम लोगों ने गुड्स का इंपोर्ट करा 450 के। अगर मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास में, 500 में से 450 माइनस करा, 50 आया। इस 50 को हम लोग बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो समझ में आया, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं करंट अकाउंट के बैलेंस के अंदर इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। सपोज इसका बैलेंस 50 आया। सेम ऐसे ही मैं कहती हूँ सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ, फॉर एग्जांपल 600 की सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ और 700 की सर्विसेज का इंपोर्ट हुआ, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 100। कितना आएगा, माइनस का 100। और करंट ट्रांसफर सपोज हमारे पास में आए 700 के और गए कितने के, 600 के, तो ये कितना आया हमारे पास में, पॉजिटिव 100। तो सबका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये है प्लस का 50, ये है माइनस का 100, ये है प्लस का 100, दोनों कट गया, कितना आया, प्लस का 50। तो करंट अकाउंट के अंदर तो हम लोग सारी ही चीजें दिखा रहे हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी और करंट ट्रांसफर्स भी, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम लोग सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट शो करते हैं। तो डिफरेंस देखो, इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। सिर्फ अगर हम लोग गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, 500 में से 450 माइनस करा तो ये 50 क्या है हमारा, बैलेंस ऑफ ट्रेड।
वहीं करंट अकाउंट के अंदर इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हम लोग गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रिकॉर्ड करते हैं और हमारे करंट ट्रांसफर्स भी दिखाते हैं। तो क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस क्या है। सेकेंड है इट इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। इसके अंदर हम लोग सिर्फ हमारे विजिबल आइटम्स दिखा रहे हैं कि कितना हम लोगों ने एक्सपोर्ट करा, कितना इंपोर्ट करा, दोनों का डिफरेंस आ गया। 500 हम लोगों ने एक्सपोर्ट करा, 450 का हम लोगों ने इंपोर्ट करा, तो ये 50 क्या है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके अंदर हम लोग हमारा ट्रेड बैलेंस भी दिखा रहे हैं, मतलब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड भी दिखा रहे हैं और इनविजिबल्स का बैलेंस भी दिखा रहे हैं। इनविजिबल्स में क्या आती है, हमारी सर्विसेज आती हैं दोनों और हमारे करंट ट्रांसफर्स आते हैं। वही लिखा हुआ है आगे कि ट्रेड बैलेंस का मतलब है गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वही इनविजिबल्स के बैलेंस के अंदर हम लोग फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस भी दिखाते हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस भी दिखाते हैं और हमारे करंट ट्रांसफर्स भी दिखाते हैं। थर्ड क्या है, इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कौन से रिकॉर्ड करे जाते हैं, फिजिकल गुड्स से रिलेटेड, मैंने बता ही दिया, विच कैन बी सीन क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। इसके अंदर हम लोग हमारे फिजिकल गुड्स के ट्रांजैक्शंस भी दिखा रहे हैं, सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस भी दिखा रहे हैं और हमारे करंट ट्रांसफर्स भी शो करते हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखो थर्ड डिफरेंस है हमारा डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड अभी पीछे हम लोगों ने देखा ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमारा अल्टीमेट आंसर, जो फाइनल आंसर होता है उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, अच्छा पहले ध्यान से यहां समझ लो। देखो एक होता है हमारे पास में हमारा करंट अकाउंट और दूसरा होता है हमारे पास में हमारा कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो दोनों वीडियोस देखना, क्योंकि वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाके ये वाली चीजें समझ में आएंगी। थोड़ी सी हैवी चीजें हैं। देखो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, करंट अकाउंट के अंदर आता है गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, सेकंड आता है सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, सर्विसेज में फैक्टर सर्विसेज भी आती है और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आती हैं, और थर्ड आता है हमारा करंट ट्रांसफर्स यानी कि वन साइडेड पेमेंट्स, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, ये तीन चीजें आती है हमारी करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में आती है बोरोइंग्स, कैपिटल अकाउंट में आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर अगर हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। थर्ड इसमें आता है एनआरआई डिपॉजिट, किसी एनआरआई का हमारी कंट्री के अंदर अगर डिपॉजिट्स हैं। थर्ड आता है बैंकिंग कैपिटल, क्या आता है बैंकिंग कैपिटल, अगर हमारी कंट्री के कॉमर्शियल बैंक्स के पास में फॉरेन असेट्स रखे हुए हैं तो उसे बोलते हैं बैंकिंग कैपिटल। और लास्ट आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट, अगर हम लोगों ने दूसरे देशों से उधार पर सामान खरीद रखा था, अब हम वो उधार चुका रहे हैं, वो क्या है हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो करंट अकाउंट में ये तीन चीजें आती हैं, कैपिटल अकाउंट में 5 चीजें आती है। अगर हम लोग सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिकॉर्ड करें कि हम लोगों ने गुड्स का एक्सपोर्ट कितने का करा था, सिर्फ गुड्स की बात करूं मैं, 1100 के गुड्स इंपोर्ट करे थे और 1000 के गुड्स हम लोगों ने इंपोर्ट करे, बैलेंस कितना आया 100। ये 100 क्या है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर हम सब चीजों का बैलेंस निकाल ले, गुड्स का भी बैलेंस निकाले, सर्विसेज का भी निकाले, करंट ट्रांसफर्स का भी निकाले, कैपिटल अकाउंट की सारी चीजों का भी बैलेंस निकालें, तो जो अल्टीमेट आंसर आएगा उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये वाली चीज। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट क्या है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड करा जाता है, सिर्फ ये वाली चीजें। इसके अंदर सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जाते हैं हमारी कंट्री के दूसरी कंट्रीज के साथ में, चाहे वो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो बोरोइंग्स हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो, सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाती है, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जाते हैं। सेकंड इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स ओनली, इसके अंदर सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं, इसके अंदर गुड्स के ट्रांजैक्शंस भी आते हैं, सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस भी आते हैं, इसके अंदर बोरोइंग्स भी आती हैं, इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, इसके अंदर एनआरआई डिपॉजिट्स भी आते हैं और शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी आती हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाती हैं। इट डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस नहीं आते, ये सिर्फ करंट अकाउंट का एक पार्ट है, करंट अकाउंट का सिर्फ ये पार्ट है। इसके अंदर कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस भी आते हैं, करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस भी आते हैं, ये दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट ऑलवेज बैलेंसेस, बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए जरूरी नहीं है वो हमेशा बैलेंस ही हो, उसका आंसर 0 ही आए। यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में 100, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को हम लोग कहां पर दिखाते हैं, एज ऑफिशियल रिजर्व्स हम लोग दिखाते हैं, तो इसका अल्टीमेट आंसर हमेशा 0 ही आता है, ये हमेशा क्या होता है बैलेंस होता है। तो ये 3 डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिए। सबसे पहला हम लोगों ने डिफरेंस देखा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, सेकंड हम लोगों ने देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट के बैलेंस में क्या डिफरेंस है, और थर्ड हम लोगों ने देख लिया बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या डिफरेंस है।
अब आ जाओ हमारे मेन टॉपिक पर, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, कि बीओपी इक्विलिब्रियम क्या होता है और बीओपी डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा समझना, सबसे पहले देखो मैं कहती हूं कि हमारे पास में फॉरेन करेंसी आई $100, $100 आया और $100 हमारे पास से चला भी गया, मतलब जितनी हमारे पास में फॉरेन करेंसी आई उतनी की उतनी फॉरेन करेंसी वापस चले गई। तो अगर आप बैलेंस निकालोगे तो आपका बैलेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। इसे बोला जाता है बीओपी इक्विलिब्रियम, कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम के अंदर है। आपके पास में जितनी फॉरेन करेंसी आई उतनी की उतनी वापस चले गई, इसे क्या कहते हैं, बीओपी इक्विलिब्रियम। बीओपी इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज आया है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, जितना आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज चला गया। एंड देयर इज नो चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। और इसकी वजह से अगर बीओपी आपका बैलेंस के अंदर है तो जो सेंट्रल बैंक का यानी कि हमारे आरबीआई का ऑफिशियल रिजर्व्स है उसके अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब इस बात को ध्यान से समझना, देखो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। इस आरबीआई के पास में गुल्लक होता है, इस गुल्लक को बोला जाता है ऑफिशियल रिजर्व्स। क्या कहते हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स। हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास में एक गुल्लक होता है, इस गुल्लक का नाम होता है ऑफिशियल रिजर्व्स। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर बहुत सारी तो फॉरेन करेंसी होती है और इसके अंदर गोल्ड होता है, इसे क्या कहते हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स। अगर हमारा बीओपी बैलेंस के अंदर है, जितना आया उतना का उतना चले गया, तो इन ऑफिशियल रिजर्व्स के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, इन ऑफिशियल रिजर्व्स में कोई चेंज नहीं आता। बट अगर हमारा बीओपी बैलेंस के अंदर नहीं होता, इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं होता, तो इन ऑफिशियल रिजर्व्स के अंदर चेंज आता है। वो मैं आगे बताऊंगी कि चेंज कैसे आता है जब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में होगा। तो अभी के लिए समझ में आ गया कि बीओपी इक्विलिब्रियम मतलब जितनी हमारे पास में फॉरेन करेंसी का इनवर्ड हुआ उतना का उतना फॉरेन करेंसी का आउटवर्ड हो गया। तो इसकी वजह से आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम कब होता है, अगर हमारे करंट अकाउंट का बैलेंस और हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ हम करना भूल गए थे, कुछ हम लोगों ने गलत कर दिया, उन एरर्स और ओमिशंस को भी अगर हम प्लस कर दें तो हमारा अल्टीमेट बैलेंस कितना आता है, जीरो आता है। यानी कि आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मोटा मोटा ये समझ लो कि करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस दोनों अगर आपने बैलेंस निकाले तो बैलेंस आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। जितना आया उतना का उतना गया। दैट इज बीओपी किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम में है। अब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम क्या है, देखो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपके करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो अल्टीमेट आंसर आता है वो जीरो ना आके कोई अदर नंबर आ जाए, या तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, बस जीरो ना आए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास में क्या है, हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन द सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट जीरो। जब आपके करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जीरो ना आके कोई और नंबर आए, या तो कोई पॉजिटिव नंबर आए या फिर कोई नेगेटिव नंबर आए। और इस केस के अंदर हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे आरबीआई के जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा, या तो आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। अब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, जब करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस का आंसर जीरो ना आके नॉट जीरो आए। बीओपी सरप्लस में कब होगा, देखो सरप्लस का मतलब है कि करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस का जो आंसर है वो एक पॉजिटिव नंबर है। मैं कहती हूं कि हम लोगों के पास में फॉरेन करेंसी आई 1100, वही फॉरेन करेंसी गई कितनी, 1000। आया 1100 है, गया 1000 है, मतलब हमारे पास में एक्स्ट्रा कितना आया है, 100 एक्स्ट्रा आया है। 100 एक्स्ट्रा आया है, इसकी वजह से आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे 100 अमाउंट से। ये हमारे पास में एक्स्ट्रा आया है, तो ये हमें शो कर रहा है नेट इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की हमारे पास में 100 एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी आई है, जिसकी वजह से आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स, आरबीआई का जो गुल्लक है जिसके अंदर बहुत सारी फॉरेन करेंसी और गोल्ड है, इस गुल्लक के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा 100 से। वहीं बीओपी डेफिसिट के अंदर कब होगा, जब करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। मैं कहती हूं हमारे पास में आया 1000 बट हमारे पास से गया कितना, 1200। आया इतना गया इतना, मतलब हमारे पास से 200 एक्स्ट्रा गया है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई के जो ऑफिशियल रिजर्व्स का ये जो गुल्लक है इसके अंदर 200 से डिक्रीज देखने को मिलेगा। ये क्या शो कर रहा है, नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की 200 रुपए से हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या आई है, कमी आई है। तो समझ में आ गया कि बीओपी इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है। अब लास्ट है हमारा छोटा सा टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट, की ये जो बीओपी अकाउंट है इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या दर्शाता है, क्या शो करता है। तो फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमें बताते हैं कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। देखो अगर हम लोग बोरोइंग्स ज्यादा कर रहे हैं, अगर हमारी बोरोइंग्स ज्यादा है तो ये कहीं ना कहीं क्या शो करेगा कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसी है, बैकवर्ड है। कहीं ना कहीं हम लोग दुनिया की दूसरी
कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। वहीं अगर मैं कहूं कि हमारी ये बोरोइंग्स कम है और हमारे पास में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, तभी दूसरे देश हमारी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है हमारी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। सेकंड इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, अब ये क्या होता है, देखो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर को क्या दी जाती है, सैलरी या वेजेस, कैपिटल पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिल जाता है उसका प्रॉफिट। अब सपोज अगर हम लोग किसी दूसरी कंट्री को हमारी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, अगर कोई दूसरी कंट्री हमारा लैंड यूज कर रही है, हमारी लेबर यूज कर रही है, हमारी कैपिटल यूज कर रही है, हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स यूज कर रही है, तो वो बदले में हमें पेमेंट करेगी, वो बदले में हमें रेंट देगी, सैलरी वेजेस देगी, इंटरेस्ट देगी, प्रॉफिट देगी, वो बदले में हमें पेमेंट करेगी। तो हमारे पास में दूसरी कंट्री से पैसा आएगा, इसे बोला जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वहीं उल्टा कर लो, अगर दूसरी कंट्री हमें ये फैक्टर सर्विसेज दे रही है, अगर हम लोग दूसरी कंट्री का लैंड यूज कर रहे हैं, लेबर यूज कर रहे हैं, कैपिटल यूज कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स यूज कर रहे हैं, तो हम बदले में उन्हें पेमेंट करेंगे। हम बदले में पेमेंट करेंगे तो फॉरेन करेंसी जाएगी, इसे बोला जाता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा। अगर इस फीफा में से फीटा माइनस कर दिया, सपोज मैं कहती हूं आया पैसा 500 और गया 450, मतलब नेट कितना आया 50, इस नेट को बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका पता भी हमें किससे चलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही पता चलता है। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा नेशनल इनकम का, आपने नेशनल इनकम के अंदर एनएफआई पढ़ा होगा। थर्ड है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस कर देते हैं तो हमें पता चलता है हमारे नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं। मैंने कहा हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स करे 500 के, इंपोर्ट करें 400 के, तो ये 100 क्या है, हमारा नेट एक्सपोर्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ही हमें बताता है कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितने थे। और ये जो नेट एक्सपोर्ट है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हम लोग कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या है, हमारा नेट एक्सपोर्ट है। तो समझ में आया। फोर्थ है मार्केट पोटेंशियल। भाई अगर हमारी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रीज पैसा लगा रही हैं, अगर हमारे पास में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई दूसरा देश हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारा मार्केट पोटेंशियल अच्छा है, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, हम लोग दूसरी कंट्रीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ भाई हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करो। वहीं अगर दूसरे देश हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा मार्केट पोटेंशियल कम है, हम लोग दूसरे देशों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, हम लोग इतना ग्रो नहीं कर रहे। लास्ट है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये जो बीओपी अकाउंट्स है, ये हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों पॉलिसीज को इफेक्ट करते हैं। ध्यान से समझना, आरबीआई जो पॉलिसीज बनाता है उन पॉलिसीज को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये पैसे से रिलेटेड पॉलिसी होती है, जैसे बैंक रेट हो गई, रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये आपने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा था। तो आरबीआई की पॉलिसीज को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। वहीं सरकार की जो पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू की, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है, उन्हें बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये जो बीओपी है, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज दोनों पर इंपैक्ट डालता है। Less foreign investment in the domestic economy shows hard tax laws in the domestic economy, so the government has to make changes in the fiscal policy। ध्यान से समझना, अगर हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है, दूसरे देश हमारी कंट्री में पैसा कम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारी टैक्स की रेट्स बहुत ज्यादा हाई है। हमारी टैक्स की रेट्स हाई है तो दूसरे देश हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे टैक्सेशन के डर से, तो कहीं ना कहीं सरकार अपने एक्सपेंडिचर और अपनी रेवेन्यू की पॉलिसी में चेंजेस करेगी, और इस पॉलिसी को बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। कहीं ना कहीं सरकार अपने टैक्सेस को कम करेगी। टैक्सेस किसके अंदर आते हैं, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आते हैं, तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट होगी। वहीं अगर मैं कहती हूं इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए तो इसकी वजह से एडी बढ़ेगा। अब ध्यान से समझना, एग्रीगेट डिमांड हम लोग निकालते थे, हमारा जो चैप्टर था ना शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये x माइनस एम क्या है, हमारे नेट एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस करें तो क्या आएंगे, हमारे नेट एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, अगर ये चीज इंक्रीज हो जाए, नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए, मतलब एडी बढ़ेगा। एडी बढ़ेगा, कंट्री के अंदर डिमांड ज्यादा होगी, बट प्रोड्यूसर तो लिमिटेड प्रोडक्शन कर सकता है, डिमांड ज्यादा होगी तो उसे चीजों की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, और कंट्री के अंदर क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन से रिलेटेड, डिफ्लेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है उन्हें बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं
आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? इक्विलिब्रियम इन बीओपी एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने सबसे पहले देखा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस। सेकंड हम लोगों ने देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ और करंट अकाउंट में डिफरेंस। थर्ड हम लोगों ने देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डिफरेंस। फिर हम लोगों ने देखा बीओपी इक्विलिब्रियम, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, और लास्ट हम लोगों ने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट्स। तो इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को प्लेलिस्ट के अंदर अरेंज कर दूंगी। तो बीओपी के टोटल आपके पास में 3 वीडियोस हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2, ये है आपका पार्ट 3। इसके बाद में एक एमसीक्यू वाली वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन 4 वीडियोस को कर लो, बीओपी आपका 100% वे में कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय फॉर नाउ।